गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आप सभी का संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस के 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हमारे द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी ऐड रहते हैं, जो आपके ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, एलपी, टेक्नीशियन सब के लिए यूजफुल है। आप लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मछली के लीवर आयल में प्रचुर मात्रा में होता है। मछली के लीवर आयल में प्रचुर मात्रा में होता है। तो अगर मछली के लीवर की बात करेंगे, मछली के लीवर में विटामिन डी, अगर मछली के लीवर ऑयल की बात करेंगे, अगर ऑयल की बात करेगा तो विटामिन डी प्लस ए। अब विटामिन की बात कर लेंगे। विटामिन इसकी खोज की बात करेंगे तो कश्मीर फंक। अगर इसके नामकरण की बात करेंगे इसके विटामिन की, तो विटामिन ए, बी, सी, ई, ए, जिसमें इसके टाइप्स की बात करेंगे, अगर इसके टाइप की बात करेंगे तो दो तरीके के होंगे, पानी में घुलनशील, पानी में घुलने वाले, नंबर 2 आपकी फैट में, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। पानी में जो घुलनशील होंगी वो होंगी आपकी बी एंड सी। बाकी जितनी भी होंगी सारी फैट में घुलनशील होंगी, वसा में घुलनशील। तो कौन सी बचेंगी? बी और सी ये पानी में है, तो बच कौन सी गई? ए के ई और डी, ये आपकी फैट में घुलनशील होंगी, वसा में घुलनशील। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें देखते हैं आंसर है मछली के लीवर में तो दोनों होंगी, विटामिन ए एंड विटामिन डी। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। विटामिन ई का नाम की बात करेंगे तो रेटिनॉल। अगर इससे होने वाली बीमारी तो रतौंधी। अगर इसका अच्छा सोर्स कहेंगे विटामिन ए का तो गाजर। विटामिन ई की बात अगर करेंगे तो इसको बोलेंगे टोकोपोराल। अगर इसके सोर्स, इससे होने वाली बीमारी की बात करेंगे तो बांझपन। अगर इसके सोर्स की बात करेंगे तो सूरजमुखी का तेल। तो आंसर आपका हो गया विटामिन ए एंड डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन को बल मिला? किसके नेतृत्व में? अब देखो, चिपको आंदोलन की बात करेगा तो चिपको आंदोलन ये सुंदरलाल बहुगुणा
ये स्टार्ट कहां से हुआ था? ये स्टार्ट की बात अगर करेंगे तो गढ़वाल, उत्तराखंड। तो इसमें देखते हैं, अगर मेघा पाटेकर की बात करेंगे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगर अमृता देवी बिश्नोई की बात करेंगे तो ये राजस्थान के खेजड़ी के वृक्ष की सुरक्षा। अगर तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा को बल मिला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से होंगे? तो पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से होंगे? देखो, नंबर 1 जीव, नंबर 2 भू आकृति का कारक, नंबर 3 जल वायवीय कारक, ये सभी। तो पृथ्वी में पर्यावरण एक चीज तो मिलकर बना नहीं है। देखो, जलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, और ये जो बीच का हिस्सा हुआ अपना, ये वायुमंडल होगा। जिसमें जलमंडल भी प्रेजेंट होगा, स्थलमंडल भी प्रेजेंट होगा, और आपका प्रेजेंट होगा। तो इसमें सारी चीजें होंगी। आपकी भू आकृति कारक भी होगा, जीव भी होंगे, जलवायु का कारण भी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स। तो देखो, परितंत्र में अगर ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स की बात करेंगे तो सन होगा, ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स। तो वनस्पति नहीं, भोजन नहीं, परमाणु ऊर्जा ना, क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब ऊर्जा का सोर्स, ऊर्जा के सोर्स अगर परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड पूछेगा तो ऊर्जा का पिरामिड ऑलवेज अपवर्ड और सीधा। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। देखो, हमेशा सीधा और ऊपर की तरफ रहेगा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा अपना? सूर्य का प्रकाश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? अब चार्ल्स के नियम की बात करेंगे। देखो, पी वी टी बी सी जी, इसको याद रखना प्रॉपर। इसे चार्ल्स और बॉयल्स और गैलुसॉफ तीनों नियम पता हो जाएंगे। अब पी क्या है? ये प्रेशर है। टी क्या है? टी टेम्परेचर है।
वी क्या है, वी वॉल्यूम है। ठीक, अब देखो अगर बॉयल्स की बात करेंगे तो बॉयल्स किसका रिलेशन रखेगा, ये रिलेशन रखेगा अपना इनवर्सली प्रेशर इनवर्सली वॉल्यूम का। अगर गैलुसॉक की बात करेंगे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर चार्ल्स की बात करेंगे, चार्ल्स की, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सबके एक ही टेबल में सारी चीजें पता हो गई। अब देखो ये गैलुसॉक, ये है चार्ल्स, ये है बॉयल्स। अब देखो क्या कह रहा है, चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो किन दो, किसमें स्थापित कर रहा है चार्ल्स का नियम, किसमें कर रहा है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो दाब और ताप, दाब ताप है नहीं, दाब और आयतन नहीं, दाब आयतन तो प्रेशर और दाब और आयतन प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बायल्स लॉ हो जाएगा, तो ये भी नहीं। आयतन एंड और ताप, आयतन और टेम्परेचर, तो चार्ल्स लॉ किसपे संबंध स्थापित करेगा, आयतन एवं ताप का। आयतन एवं गैसीय, आयतन एवं गैस की मात्रा नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, सी आपका। ये टेबल आप नोट कर लीजिए, तीनों क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। पूछेगा इसकी खोज की, तो डिवायर। थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय कैसे रोका जा सकता है, नंबर 1 चालन द्वारा, चालन, नंबर 2 संवहन, नंबर 3 विकिरण। तीनों द्वारा रोका जा सकता है, तब थर्मल फ्लास्क में जैसा टेम्परेचर मेंटेन रखोगे वैसा ही मेंटेन रहेगा। तो चालन द्वारा नहीं, अकेला चालन नहीं होगा, विकिरण द्वारा अकेला विकिरण भी नहीं होगा, संवहन द्वारा अकेला संवहन भी नहीं होगा। तो चालन, विकिरण और संवहन तीनों द्वारा, आंसर आपका हो जाएगा डी। अब देखो चालन किस में होगा, चालन होगा ठोस में, संवहन किस में होगा, संवहन होगा आपका द्रव्य में, द्रव्य में संवहन होगा। विकिरण किस में होगा, विकिरण होगा आपका गैसीय अवस्था चीजों में, गैस में। अगर गैस में है तो विकिरण, संवहन है तो द्रव्य, चालन ठोस में होगा। नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है राइबोफ्लेविन क्या है, राइबोफ्लेविन क्या है, एंटीबायोटिक ना, एंटीबायोटिक नहीं। रजक पदार्थ है ना, पौधा है नहीं, ये विटामिन है, विटामिन का नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन मतलब ये है आपकी विटामिन B3, विटामिन B3। विटामिन की बात तो अभी बताइए, विटामिन की खोज की बात, कश्मीर फंक। विटामिन कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार की, एक वसा में घुलनशील, एक पानी में घुलनशील। पानी में घुलनशील बी एंड सी, बाकी जितने रहेंगे वसा में घुलनशील रहेंगे। और विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन अगर मछली के तेल में पाई जाएगी तो मछली के तेल में ए एंड डी, मछली के लीवर की बात करेगा तो विटामिन डी। विटामिन ए रेटिनॉल, जो आपकी रतौंधी, उसकी कमी से रतौंधी होगी, मेन सोर्स गाजर रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है, किस विटामिन में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। अब विटामिन देखो बात करते हैं, विटामिन ए, बी, सी एंड डी। अब बी में तो बी होगी नहीं, तो B1, B2, B3, ये होती है बी कॉम्प्लेक्स। इसी का एक होता है B12, जिसको क्या कहेंगे, साइनोकोबालामाइन,
कोबाला माइन, जिसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ए की बात करेंगे तो रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी की बात करेंगे तो विटामिन बी में B1, B2, B3, बी कॉम्प्लेक्स होगा। तो B1 की बात करेंगे तो थायमीन, थायमीन। अगर इससे होने वाली डिसीज की बात करेंगे तो बेरी बेरी, तो रोग कौन सा होगा? बेरी बेरी, B1 की कमी से। अगर सी की बात करेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अगर इसके होने वाली बीमारी की बात करेंगे तो स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग। अब विटामिन डी की बात करेंगे, विटामिन डी, विटामिन डी तो इसको कैल्सीफिरॉल बोलेंगे, कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल, तो इसको कैल्सीफिरॉल बोलेंगे। तो ये हमको प्रोड्यूस कहाँ से मिलेगी? कहाँ से? ये सन से मिलेगी। इससे होगा, इसकी कमी से क्या होगा? अगर इसकी कमी हुई, अगर इसकी कमी हुई तो क्या होगा? हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। नोट कर लिया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें आंसर कौन सा होगा आपका? तो आंसर कौन सा होगा? विटामिन B12, विटामिन B12 है ना होगा, कोबाल्ट, साइनोकोबालामाइन इसको कहते हैं ना। तो कौन सा? विटामिन B12। तो आंसर होगा आपका विटामिन B12। विटामिन के की बात करेंगे तो ये रक्त का, इसकी कमी से होने वाला, कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का जमने में प्रॉब्लम होगी। जैसे जैसे अगर कोई व्यक्ति कट जाता है तो उसके थोड़ी देर बाद वहां पे ब्लड आना बंद हो जाता है ना, तो वो उसकी, अगर विटामिन के की कमी होगी तो उसके रक्त का वो लेयर बनेगी नहीं, प्रॉपर ब्लड निकलता रहेगा। तो इसकी कमी से होने वाला ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। उसको एक वर्ड में अगर कहेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। विटामिन बी तो बता ही दिए, बी होता नहीं है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर विटामिन बी की बात करेंगे तो ये पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल संलेख, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है। अब देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर इसकी बात करेंगे तो ओजोन संरक्षण के लिए, ओजोन संरक्षण, ओजोन संरक्षण के लिए लाया कब गया था? लाया गया आपका 1987 में, 1987। फोर्स में कब से आया? काम कब से स्टार्ट किया इसने? 1989 से। अब मॉन्ट्रियल ओजोन की अगर बात करेंगे, ओजोन की, तो ये क्या करेगा? अगर इसकी, तो देखो ओजोन दिवस अगर की बात करेंगे तो 16 सितंबर, 16 सितंबर। ये करता क्या है ओजोन? ये यूवी रेज को आने से रोकता, पृथ्वी पर। जो पृथ्वी पर यूवी रेज आने की कोशिश करती है उनको रोकता है ओजोन रेज, ओजोन लेयर। तो अब बात करेंगे इसकी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था? जल प्रदूषण संरक्षण नियंत्रण
नहीं। जल प्रदूषण संरक्षण नियंत्रण जो आया था, यह आया था 1974। अगर एयर की बात, हवा की बात करेंगे, वायु प्रदूषण संरक्षण, तो ये आया 1981 में। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर नियंत्रण, हाँ अगर इसकी बात करेंगे ओजोन डिप्लेशन की, ओजोन डिप्लेशन मतलब ओजोन क्षरण का भी कारण होता है, और ओजोन क्षरण का कारण, तो ओजोन क्षरण किसकी किसकी वजह से होगा, तो CFC फ्लोरोफ्लोरो कार्बन की वजह से होगा। जैव विविधता का संरक्षण नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं। ओजोन अवक्षय तत्वों का कम करना, हाँ ओजोन अवक्षय तत्वों का कम करने के लिए ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है? अब देखो क्या कर रहा है, ध्वनि को विद्युत में चेंज कर रहा ना, ध्वनि को विद्युत में चेंज कर रहा है। अगर विद्युत से ध्वनि चेंज हो रही ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करेगा आपका, ये विद्युत से ध्वनि में बदलेगा। हेडफोन क्या करेगा, आवाज खाली ध्वनि ट्रांसफर करेगा। एम्पलीफाई क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा आवाज को बूस्ट करेगा, ध्वनि को तेज, एम्पलीफाई करना तेज करेगा। माइक्रोफोन आपका आंसर, माइक्रोफोन करेगा आपका ध्वनि से किसमें, विद्युत में चेंज करेगा, तो माइक्रोफोन। तो आंसर आपका कौन सा होगा, आंसर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कवक की कोशिका भित्त बनी होती है। कवक के बारे में अगर इसकी स्टडी की बात करेंगे तो माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस, माइकोलॉजी। अब देखो कवक की कोशिका भित्त बनी होती है, लिग्रिन की नहीं, सेल्यूलोज की नहीं, हेमी सेल्यूलोज नहीं, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। कवक की कोशिका भित्त काइटिन की बनी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जटिल स्थायी ऊतक है, एक जटिल स्थायी ऊतक है, एक जटिल स्थायी ऊतक। अब देखो इसके बारे में, ऊतक जो पौधों के ऊतक रहते हैं ना, टिश्यू ऑफ प्लांट, पौधों के ऊतक, पौधों के ऊतक। तो अगर इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक होगा स्थायी ऊतक, एक होगा अस्थायी। अस्थायी होता है, इसको बोलते हैं विभोज्योतक, विभोज्योतक भी बोलते हैं इसको। अब देखो अगर स्थायी ऊतक की बात करेंगे तो इसमें भी दो होंगे, एक होगा सरल स्थायी ऊतक, एक होगा अपना जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक। अगर सरल स्थायी ऊतक की बात करेंगे तो सरल स्थायी ऊतक भी 3 तरीके के होंगे, जिसमें होगा पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा
कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, अब देखो स्क्लेरेनकाइमा 3 तरीके के होंगे सरल स्थायी ऊतक। अब पैरेनकाइमा क्या करेगा, इसका जो काम रहेगा पैरेनकाइमा का, ये फूड को स्टोर रखेगा। जो प्लांट्स में, जो पेड़ पौधों में खाना स्टोर करने की बात रहेगी तो पैरेनकाइमा करेगा, फूड स्टोर करेगा। अब कोलेनकाइमा की बात करेंगे तो कोलेनकाइमा पौधों में लचीलापन प्रोवाइड करेगा, पौधों में लचीलापन, पेड़ में लचीलापन प्रोवाइड करेगा। अब स्क्लेरेनकाइमा की बात करेंगे तो स्क्लेरेनकाइमा ये डेड सेल का पहली बात तो बना होता है, मृत कोशिकाओं का बना होता है, डेड सेल्स का बना होता है। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा जो प्लांट का बाहरी आवरण रहता है, हार्डनेस, जो कठोरता प्रोवाइड करेगा उसके बाहरी आवरण को, प्लांट को, तो वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होगा। अब बात करेंगे जटिल स्थायी ऊतक की, तो जटिल स्थायी ऊतक भी 2 तरीके के होंगे। 2 तरीके के जटिल स्थायी ऊतक हम इधर लिखे दे रहे हैं, इधर इसमें होगा एक जाइलम, एक होगा फ्लोएम। अब जाइलम क्या करेगा और फ्लोएम क्या करेगा। जाइलम जो जड़ से पानी पत्तियों तक पहुंचाएगा, पानी पहुंचाने का काम जो रहेगा, पानी पहुंचाने का जो काम रहेगा जाइलम का रहेगा, जड़ से पत्तियों की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। अगर फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम जो फूड्स है, खाना है, जो पेड़ अपना खाना पत्तियों में बनाता है, तो पत्तियों से नीचे की तरफ आएगा, ये खाना प्रोवाइड करवाता है। ये जो खाना है ये भेजता है, खाना भेजने का काम फ्लोएम का। जो खनिज लवण है, खाना या खनिज लवण लिख लो, खनिज लवण, खनिज, जो खनिज चीजें हैं वो पहुंचाएगा आपको, खनिज चीजें हैं वो फ्लोएम पहुंचाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, एक जटिल स्थायी ऊतक है। जटिल मतलब स्थायी ऊतक तो है, तो कौन सा है, सरल स्थायी ऊतक है, उसमें जटिल स्थायी ऊतक है। जटिल स्थायी ऊतक में कौन सा, एक जाइलम और एक फ्लोएम। अब देखो कोलेनकाइमा कौन सा है, सरल स्थायी ऊतक है, सरल स्थायी ऊतक है ना कोलेनकाइमा, तो ये सरल स्थायी ऊतक है। ये क्या हुआ का सरल स्थायी ऊतक, ये आपका सरल स्थायी ऊतक है। अब इससे होता है क्या कोलेनकाइमा से, कोलेनकाइमा से क्या होगा, पेड़ में जो लचीलापन आएगा, लचीलापन। स्क्लेरेनकाइमा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा क्या है, सरल स्थायी ऊतक है। पूछ कर जटिल स्थायी ऊतक है, तो ये भी सरल स्थायी ऊतक है। पैरेनकाइमा क्या है, पैरेनकाइमा क्या है, फूड स्टोर का काम प्लांट में करता है, और सरल स्थायी ऊतक है, ये भी सरल स्थायी ऊतक है। तो हम पूछ रहा है जटिल स्थायी ऊतक, तो जटिल स्थायी ऊतक या तो जाइलम होगा या तो फ्लोएम होगा। तो देखो जाइलम ऑप्शन में दिया है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ए। जाइलम का काम तो आपको बता ही दिया, पानी का ट्रांसपोर्ट करता है जड़ से ऊपर की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। प्रारंभिक वातावरण जो पृथ्वी पे वातावरण बना था उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, ऑक्सीजन पूरी तरीके से एब्सेंट थी, ये चीज याद रखनी है। पृथ्वी पर प्रारंभ में वातावरण में ऑक्सीजन एब्सेंट था, ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन था ही नहीं, केवल हाइड्रोजन था। तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं हुआ ऑप्शन देख लो, H2S ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन
O2 है। इसमें भी देखो ऑक्सीजन है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी ऑक्सीजन है ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका होगा NH3CHH2S, क्योंकि जब पृथ्वी पर स्टार्टिंग में वातावरण में ऑक्सीजन था ही नहीं, तो आपका जिसमें आप जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था, जो आप अब जिसमें देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, कोलोस्ट्रम प्रदान कराता है। कोलोस्ट्रम जब शिशु फर्स्ट टाइम दूध पिएगा, फर्स्ट टाइम उसमें उपस्थित होगा, कोलेस्ट्रम। जो करेगा क्या, जो शिशु होगा, कोलेस्ट्रम उसमें प्रेजेंट होगा, जो माँ होगी, माँ के दूध में। तो शिशु जब पिएगा तो शिशु को बीमारी से बचाएगा, अभी तो बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद सबसे पहला दूध बच्चे को पिलाओ 1 घंटे के अंदर। तो विकास के लिए पोषण तो बाद में भी दे सकते हैं, निद्रा के लिए नहीं। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएगा, हाँ, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएगा, तो आंसर आपका होगा बी। विकास के लिए आवश्यक तत्व, आप ये तो बाद में भी आप दे सकते हैं, विकास के लिए पोषण तत्व। और निद्रा के लिए तो खैर कुछ नहीं दिया जाएगा, ये चीजें आप बाद में कर सकते हैं, बट तुरंत पिलाना इसलिए जरूरी होता है कि रोग प्रतिरोधक शक्ति बच्चे के अंदर प्रोवाइड होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी? सबसे बड़ी, अब देखो अगर बड़ी की बात करेगा मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी तो जांघ की। अगर मजबूत की बात करेगा, तो जबड़े की। अगर छोटी की बात करें तो कान की। अब देखो जांघ में दोनों पैरों में 1-1 होगी, 2, जबड़ा 1, कान में 6, 3 इस कान में, 3 उस कान में, 3-3 6। अब देखो जांघ की हड्डी को सबसे बड़ी हड्डी किसको बोलेंगे? सबसे बड़ी हड्डी जांघ को, तो आंसर आपका डी हो गया। कान की हड्डी को ये सबसे छोटी हड्डी कितनी होंगी? 6। स्टेपीस ये कान की हड्डी की ही नाम है, स्टेपीस कान की हड्डी का नाम है। इनकस ना ये भी नहीं, आंसर होगा जांघ की हड्डी। अब देखो इसकी बात हो गई, तो देखो अगर हड्डी में प्रेजेंट की बात करें तो किसकी बनी रहेगी? तो कैल्शियम प्लस फास्फेट, कैल्शियम और फास्फेट की बनी रहेगी, तो आंसर आपका डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में, देखो वही क्वेश्चन आ गया, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अस्थि में मतलब बोन किस चीज की बनी होती? अभी बताए हैं कैल्शियम और फास्फेट की बनी होगी। सोडियम क्लोराइड नहीं, फेरिक नाइट्रेट नहीं, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये भी नहीं, तो किस चीज की बनी रहेगी? कैल्शियम और फास्फेट।
अस्त किसकी बनी रहेगी? कैल्शियम और फास्फेट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? अब देखो टीबिया से याद रखो, टा से टीबिया और टा से टांग, टा से टीबिया, टा से टांग। और एक और पूछेगा कार्पसल्स, कार्पसल्स, कार्पसल्स बोन कहाँ पाई जाएंगी? तो का से कार्पसल्स और का से कलाई, कलाई में पाई जाएंगी। ठीक है, भुजा में नहीं, मुंह में नहीं, खोपड़ी में नहीं, टांग में टीबिया पाई जाएगी। खोपड़ी में अगर पूछेगा तो कितनी हड्डी पाई जाएंगी? खोपड़ी में केवल पीछे वाले जो मस्तिष्क को कवर करके रखती तो 9। अगर फेस पे बोलेगा, फेस पे तो 14। अगर कान में कहेगा तो 6। अगर हाइवोड, एक बोन हाइवोड हो गई, एक बोन हाइवोड। अगर हाथ में पूछेगा, हाथ में, हाथ में तो 60। अगर पैर में पूछेगा तो 60। रिब्स पूछेगा तो 12 जोड़ी, 12 पेयर। अगर रीढ़ की हड्डी पूछेगा, रीढ़ की, रीढ़ पूछेगा तो अगर बच्चों में पूछेगा, वयस्क, जो वयस्क रहेंगे, वयस्क में, वयस्क में 26। और जो बच्चे रहेंगे, बच्चों में 33। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? टीबिया कहाँ पाई जाएगी? टीबिया टांग, टा से टीबिया, टा से टांग। और कार्पसल्स, कार्पसल्स मतलब का से कार्पसल्स, का से कलाई। फेस पे 14, कान में 6, हाइवोड बोन 1 होगी, ये स्टर्नम बोन होगी लंबी वाली, जिसमें पसलियां जुड़ी रहेंगी, पसलियां। रिब्स की बात करेंगे तो 12 पेयर। हाथ में 60 रहेंगी, पैरों में 60 रहेंगी। रीढ़ की हड्डी में अगर बच्चों की बात करेंगे तो 33, अगर जब वयस्क की बात करेंगे तो 26। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है हमारे मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र, ताप नियंत्रण केंद्र, मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र। अब देखो ब्रेन की बात कर लेंगे। ब्रेन 3 तरीके का होगा, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब देखो फॉर ब्रेन जो रहेगा सबसे बड़ा भाग रहेगा, ये बड़ा भाग रहेगा ये। अब देखो अगर इसके भाग की बात करेंगे तो 3। देखो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अगर तीसरे की बात करेंगे तो आपका तीसरा रहेगा, तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा रहेगा आपका, तीसरा याद नहीं आ रहा है, देखते हैं फिर। तो अगर हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, इसका काम की बात करेंगे तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर, भूख, प्यास, भूख प्यास कंट्रोल करेगा। अगर थैलेमस की बात करेंगे तो थैलेमस कंट्रोल करेगा आपका, इसको थैलेमस को बोलेंगे याददाश्त वाला ब्रेन। याददाश्त वाला ब्रेन, ओके। अब देखेंगे क्या कर रहा है हमारे मस्तिष्क का ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो ताप का नियंत्रण कौन करेगा? टेम्परेचर, भूख और प्यास को कौन कंट्रोल कर रहा है? थाइलेमस। और मेडुला की बात करेंगे तो ये श्वसन को कंट्रोल करता है, श्वसन कंट्रोल करता है, सांस लेने की दर को कंट्रोल करता है। अगर पोन्स भी ये ब्रेन का ही भाग है, ब्रेन का पार्ट है। कौन सा ब्रेन का? ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? हमारे मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का केंद्र है। ताप नियंत्रण का केंद्र कौन सा है? हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका तीसरा टाइप है, कल एक्सप्लेन कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग तत्काल कार्य नहीं करता? अच्छा हाँ, इसका जो तीसरे पार्ट की बात करेंगे तो सेरेबेलम। सेरिब्रम, बेलम ने सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम भाग रहेगा इसका तीसरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग तत्काल कार्य नहीं करता? कौन सा भाग तत्काल कार्य नहीं करता? तो देखो, सेरिब्रम बता ही दिया ना, याददाश्त वाला। और सेरिबेलम, सेरिबेलम की बात करेंगे, इससे क्या होगा? बॉडी संतुलन, जो शरीर का संतुलन बनाने में, शरीर का संतुलन बनाने में हेल्प करता है। अगर कोई शराबी रहेगा तो पहली बात तो उसको याददाश्त पे इफेक्ट पड़ता है। याददाश्त पे इफेक्ट पड़ेगा तो याददाश्त पे इफेक्ट पड़ेगा तो मतलब सेरिब्रम काम कर रहा है, और संतुलन भी उसका बिगड़ जाता है, झूम-झाम के चलता है, तो सेरिबेलम भी। तो इसका आंसर होगा ए एंड बी बोथ, क्योंकि उसका याददाश्त पे इफेक्ट पड़ता है शराबी व्यक्ति का, और उसका बॉडी का जो संतुलन है वो भी अच्छी तरीके से नहीं होता है, तो उसका सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों पे इफेक्ट होता है। तो आंसर हो जाएगा सी आपका, ए एंड बी बोथ। तो कैसी लगी आज की क्लास आप सभी को कमेंट में जरूर बताइएगा। कितने आपके क्वेश्चन करेक्ट हुए ये भी कमेंट में बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों में अपने शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।